पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। उफ यार, बहुत सख्त थके हुए हैं। ये हफ्ता यार हम ज़रा फैमिली टाइम शहर से बाहर गए थे, तो हमने तो मार्केट को बहुत क्लोजली मॉनिटर नहीं किया, फॉलो नहीं किया, बस साथ साथ थोड़े बहुत देखा और ट्रेड्स लेते रहे। और अगर बीच में देखें तो ये काफ़ी डिप आ गई और फिर आज काफ़ी ऊपर चला गया। और वही बात है कि अब बहुत से लोग पता होता नहीं है, बस वो 50,000 से अब तक यही कहते हैं जी मार्केट बहुत ऊपर होगी, अब नीचे जाएगी, अब करेक्शन आएगी, अब ये होगा, अब वो होगा। आप ट्रेड करें, सेल करें, स्टॉप लॉस लगाएं, ये वो। और जो देखने वाले हैं वो बेहतर समझते हैं कि जिन्होंने इस तरीके से काम किया है पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने कितना कमाया, और जिन्होंने थोड़ा होल्ड करके काम किया है, साथ साथ बेशक बेचते भी रहे हों लेकिन ज़्यादातर होल्ड किया है, तो उन्होंने कितना कमाया। और अभी भी अगेन आगे जो आपको पता है हमारी स्ट्रेटजी हम आपको बता चुके हैं कि अब तो हम थोड़ा सा होल्ड करके बैठ गए हैं। छोटी मोटी जब मौका मिले तो ट्रेड्स कर भी लेते हैं, या कुछ शेयर्स में ट्रेड्स कर लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा था कि हम आहिस्ता आहिस्ता पावर सेक्टर से अब एग्जिट की तरफ जाएंगे, अनलेस कि कोई क्लैरिटी आ जाए कि जो बाकी आईपीपीज हैं उनके साथ मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अभी जैसे एनपीएल एनसीपीएल थोड़ा ऊपर आ गए हैं, एनपीएल ने रिजल्ट दिया, 2 रुपए का डिविडेंड भी दिया। बाय द वे इस वीक में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आ गए हैं, तो हम देखते हैं आगे कब टाइम मिलता है उनमें से किसको असेस कर पाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर तो वो फर्दर 18 आईपीपीज का मसला आगे ना बढ़ा तो उनमें होल्डिंग भी रखी जा सकती है, लेकिन अभी को पता नहीं आगे क्या होता है। बहरहाल उनमें भी हमने आपको बताया हुआ है, एनपीएल और एनसीपीएल में हमने रखा हुआ है, और एलपीएल। और जब इनमें गिरावट आई थी तब से अब तक बेहतरीन प्रॉफिट बन चुका है, क्योंकि हमने तो गिरावट में खरीदे थे 20 से 30% तक का प्रॉफिट, तो वो भी ज़बरदस्त है। और यही समझ लें जो गिरावट में खरीदे थे वो उनमें से मैक्सिमम बेच चुके हैं, और जो पुराने पड़े थे वो पड़े हैं। तो देखें उनका आगे क्या होता है, लेकिन बहरहाल हम उसमें साथ साथ शिफ्ट भी कर रहे हैं। तो जब थोड़ा ऊपर आ जाते हैं हमने थोड़े से बेचे, और इधर उधर हमने देखा, पोजीशंस बनाई हैं हमने। जैसे अब ओजीडीसी में कुछ पोजीशन बना के छोड़ दी है, एफएफसी एफएफबीएल में बना के छोड़ दी है। थोड़ा बहुत ट्रेड अभी भी कर लेते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में काफ़ी कम कर लिया है और गैप बढ़ा दिया है। यानी कि पहले अगर 1-2 रुपए के बाद हम थोड़े से शेयर बेचते थे, मिसाल के तौर पे 100 शेयर बेच दिए, तो अब 4-5 रुपए के बाद 50 शेयर बेच दिए, तो उसको हमने ट्रेडिंग को, क्योंकि वो ट्रेडिंग की भी चास पड़ी होती है ना, तो उसको तो चला रहे हैं। बाकी हमने लॉन्ग टर्म का व्यू रखा है, और बीच में थोड़े से पैसे हो तो शॉर्ट टर्म की डिप्स में हम थोड़ा सा खरीद भी लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आज कोहाट सीमेंट 370 पे आ गया, हमने वो गाड़ी चलाते चलाते वैसे ही रोका, देखा 370 पे आया हुआ था, हमने 100 शेयर खरीद लिए। और किसी और टाइम पे शाम को हमने देखा तो 390 पहुंचा हुआ था, तो ये जो फालतू लिए थे ये 790 पे निकाल भी दिए। तो इस किस्म की छोटी छोटी, लेकिन बहरहाल ये कि ये जो वॉलेटिलिटी है ये इस तरह की जारी रहेगी। अब ये हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही बात है कि हमें लगता है कि अब वही पैसे कमाएगा जो थोड़ा सा होल्ड करेगा। अच्छा जी, तो हमारी वही स्ट्रेटजी है, लेकिन उसमें जाहिर बात है इस तरह से शिफ्टिंग हम देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो करते रहेंगे। कि अगर कोई हमारे पास 6 अच्छे शेयर्स हैं, उनमें से 2 20-30% ऊपर चले जाते हैं एक महीने में, और बाकी 4 नीचे ही रहते हैं, तो जो ऊपर गए हैं उनमें से थोड़ा सा बेच के जो नीचे हैं वो हमें अभी भी अच्छे लग रहे हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें, स्ट्रेटजीज तो डिफरेंट चलती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म का व्यू हमने अब इसमें रखा हुआ है। अनलेस कि कोई मुल्क के फंडामेंटल्स चेंज हो जाएं तो फिर सोचेंगे, या दुनिया के फंडामेंटल्स चेंज हो जाएं तो फिर सोचेंगे। और स्टॉक मार्केट में आपको अभी भी बहुत से लोग नज़र आ रहे होंगे जो कहते हैं कि भाई बेच दें, बहुत ऊपर चलेगी, बहुत ऊपर चलेगी मार्केट, बहुत ऊपर चलेगी मार्केट, बहुत ऊपर चलेगी मार्केट। ये तो हमें लगता है 50,000 से यही कह रहे हैं। और अगर इनको फॉलो करेंगे तो कोई पता नहीं अगले 2-3 साल में मार्केट 1.5 लाख पे पहुंच जाए, और आप तब भी बैठे रहेंगे कि आपको समझ नहीं है कि हुआ क्या है। चलें देखें जी आगे क्या होता है, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वही बात है कि क्योंकि अब हमने वैसे भी अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज की है, जैसे हमने बताया ना कि अब हम थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ बैठे हैं।
तो अगर एक हफ्ता हम मार्केट को ठीक से फॉलो नहीं कर पाए तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपको एक बात बता दें, इस हफ्ते के शुरू में हमारी जो पोजीशन थी आज हमारी उससे बेहतर है। पता नहीं आप लोगों का इस हफ्ते में क्या हाल होगा, कैसा रहा होगा, लेकिन हमारा उसमें आज बेहतर है। ज्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा सा बेहतर है। अब कुछ शेयर्स की बातें देख लेते हैं। जैसे ये देखें जी, सीमेंस का शेयर जो है, ये देखें एक महीने में ये कोई 500 से 1500 पे चला गया है। और ये इन कंपनी जो है इसके अपने एसेट्स वगैरह तो होंगे, लेकिन वैसे लॉसेस में चल रही थी। अब इसकी आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन एक आई है। वो क्या है मटेरियल इन्फॉर्मेशन? कि जो कंपनी है उसने एनआईटी के जो ट्रस्ट था उसके पास इसके कुछ शेयर होल्डिंग थी, तो उनसे इन्होंने ऑफ मार्केट में परचेज कर लिए हैं एनडीएम मार्केट में, और वो 1516 की प्राइस पे। पहली बात तो ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐसी इंफॉर्मेशन पहले नहीं आई थी। अगर आई हो तो फिर हमें पता नहीं, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन बेसिकली परचेज होने से पहले डिस्क्लोज होनी चाहिए। लेकिन अब कोई हो सकता है कोई ऐसी लॉ हो जिसमें इनको एग्जेम्पशन हो, हमें नहीं पता। लेकिन किसी ना किसी को ये पता होगा कि इन्होंने ये इस रेट पे शेयर खरीदना है और इसकी बिना पर ये इसको ऊपर ले गए। तो आम बंदे को इसका पता ही नहीं चला होगा। लेकिन वही बात है कि इस तरह की गेम्स मार्केट के बहुत से शेयर्स में होती हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और हमें इनको फिर बेहतर है कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड करना चाहिए, ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए, और हमें उन्हीं को देखना चाहिए जहां से हम बना सकते हैं पैसे। ये सिर्फ एक हाईलाइट करने का था कि इस किस्म की चीजें मार्केट में बहुत हो जाती हैं शेयर्स में, और अंदर अंदर खाते हो जाता है और पता नहीं चलता लोगों को। लेकिन बहुत सारे केसेस में बिला वजह ही कंपनी के शेयर्स की प्राइस ऊपर जाती है, तो उनसे भी दूर ही रहना चाहिए। अब कैपको है जी, कैपको की परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बेहतर हुई है, और हमने इसमें से साथ साथ अभी थोड़ा सा ऑफलोड भी किया है, अभी कुछ पड़ा भी है। और इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी कि इन्होंने कोई बिड के लिए प्रपोजल दिया है सोलर प्रोजेक्ट के इलेक्ट्रिक का, और इन्होंने लोएस्ट बिड दी है। तो इनको लग रहा है कि इनको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब पता नहीं मिलता है कि नहीं, क्योंकि नेपरा की अप्रूवल वगैरह चाहिए होगी, कोई मसला ना उसमें बन जाए। लेकिन अगर बन जाए तो फिर देखें, अब कोई पता कोई नहीं है कि इससे डायरेक्शन कहाँ पे जाएगी कंपनी की। लेकिन फिर भी इसके बाद थोड़ी सी तेजी रही। और अगर आप इसकी बैलेंस शीट उठा के देखें लेटेस्ट अकाउंट्स में, तो अब इसके जो हुकूमत से रिसीवेबल्स हैं ना, वो बहुत कम रह गए हैं, 1909 मिलियन। तो अगर हम 1909 को डिवाइड करें इसके शेयर्स से, वो कितना बनता है जी, 880। तो ये सिर्फ अब हुकूमत से इनके 2 रुपये 16 पैसे रिसीवेबल हैं, बाकी सब पैसे इनको हुकूमत से मिल गए हैं। और अब ये जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, पता नहीं ये प्रोजेक्ट इनको मिलेगा कि नहीं। जब मिलेगा तो इससे इनको अर्निंग होगी कि नहीं, कुछ पता नहीं है अभी। और अब देखा जाए तो इसके 4-5 रुपए की अर्निंग वही जो इंटरेस्ट से कमा रहे हैं, चाहे वो शरिया कंप्लाइंट फिक्स्ड इनकम है जो भी है, लेकिन ये वहां से कमा रहे हैं। तकरीबन 4-5 रुपए सालाना कमाते जाएंगे जब तक नया प्रोजेक्ट नहीं आएगा। और फिर हो सकता है डिविडेंड में भी, कोई पता नहीं इनका, अगर कुछ प्रोजेक्ट ना चले डिविडेंड कंटिन्यू भी रख सकते हैं 8 रुपए का, और कम भी कर सकते हैं। लेकिन इनका जो सेशन हुआ था, जो एजीएम, उसमें इन्होंने, इनका कोई इरादा नहीं है कंपनी बंद करने का। और उन्होंने वैसे तो पिछले साल भी ये कहा था कि हम जल्दी कुछ नया सेटअप कर लेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, पर नहीं हुआ था। और अभी भी इन्होंने बहुत कहा है, अब देखें होता है कि नहीं होता। और होगा तो कुछ पता नहीं आगे कैसा होगा, क्या रहेगा, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो फॉर द टाइम बीइंग हमने इसमें अपनी होल्डिंग तो रखी है, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी होल्डिंग पहले ज्यादा थी, अब हमने थोड़ी कम कर दी है। और जो कम है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। बेनिफिट होना होगा तो उतने पे उसको एंजॉय कर लेंगे। और अगर बेनिफिट कुछ कम हुआ ना हुआ तो वो भी बहुत ज़्यादा पे नहीं होगा। तो हमने अपनी रखी हुई है इसमें अभी भी होल्डिंग, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़ी हमने कम कर ली है। अब देखें इसका फ्यूचर कंपनी का क्या होता है। लेकिन बहरहाल उनका तो, वापडा इनका मेजर शेयर होल्डर है, उनका 1% भी इरादा नहीं है कंपनी बंद करने का। और अगर इनके प्रोजेक्ट्स इनको नहीं भी मिले तो हमें लगता है कि 10 साल वो इसी तरीके से कंपनी घसीटते जाएंगे। तो देखें अब क्या होता है। अभी जो दिसंबर आएगा उसमें तो इनका 4 रुपए का, 4.5 या 5 रुपए का डिविडेंड आ ही जाएगा, हमें लगता है, क्योंकि अभी कुछ पैसे हुकूमत से इनको
जुलाई के बाद भी मिले होंगे। ये 2 रुपए तो अभी है ना, अक्टूबर के बाद रिसीवेबल जो हैं, लेकिन जुलाई से इनको सितंबर तक भी कुछ पैसे मिले होंगे। तो अभी तो 4 रुपए, साढ़े 4 रुपए दे देंगे डिविडेंड, और हो सकता है जून में भी दे दें। लेकिन उसके बाद कितने देंगे, ये सारा डिपेंड करेगा कि इनको कोई नया प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम शुरू किया है कि नहीं, वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो साथ-साथ वक़्त आएगा तो फिर इसकी असेसमेंट को अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी के केस में वही बात है कि पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए इस रेट पे, और अभी भी हमारे पास है, लेकिन हमने इसमें से काफ़ी ऑफलोड भी किया है अभी जब ऊपर आया है तो। फिर जनाब अगर ठट्टा सीमेंट को देखें तो इसकी हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, इसका रिजल्ट आने वाला था, तो हमने तब ही असेसमेंट अपनी बता दी थी कि अगर तो पिछले क्वार्टर जैसा रिजल्ट आया तो हमारे मुताबिक वो अभी भी अच्छा होगा, अगर उससे रिजल्ट ज़्यादा ऊपर आता है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, और रिजल्ट ज़्यादा नीचे आता है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। और अगर आप देखें तो इसकी असेसमेंट हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर अगर आप खुद जायजा लें तो क्वार्टरली रिजल्ट तकरीबन पिछले क्वार्टर जैसा ही आया। 7 की ईपीएस थी पहले भी, अभी भी 7 की ईपीएस है। तो अब काफ़ी क्लैरिफाई होता जा रहा है कि ये कोई फ्लूक नहीं था इनका, जो इनकी 2024 में ईपीएस बेहतर हुई है, और अब वो ईपीएस बेहतरी की तरफ ही जा रही है। और इससे अभी 2 क्वार्टर में 7 रुपए की ईपीएस आई है पिछले, और उससे पिछले क्वार्टर में 5.5 रुपए की। तो अभी तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसी के राउंड अबाउट ईपीएस चलेगी। तो अगर साल में आप समझ लें कि 25 रुपए की ईपीएस भी अगर इसकी कंटिन्यू होती है आगे, तो ये इस रेट पे चाहे डिविडेंड नहीं देते, क्योंकि सीमेंट सेक्टर वैसे भी डिविडेंड की बेसिस पे नहीं चलता, ये प्राइस अर्निंग पे ज़्यादा चलता है, या मुस्तकबिल में जो लोग असेसमेंट करते हैं, जो इसको बेहतर देखते हैं, उस हिसाब से चलता है, या वैसे ही बाइंग इंटरेस्ट जिस तरीके से जनरेट होता है इसमें, तो डिविडेंड यील्ड के हवाले से इसकी असेसमेंट नहीं होती। बाकी यह है कि इस रेट पे हमें अच्छा है, हमने इसमें असेसमेंट पहले ही बताई थी कि पिछले क्वार्टर जैसा आएगा तो अच्छा है, और हमने वहां पे अपना जो सेल किया था वो बायबैक भी किया उसमें से कुछ। और अब ये देखें, ये यहाँ पे उसके बाद रिजल्ट के बाद ये यहाँ तक 120 बल्कि 125 तक भी गया था, लेकिन क्लोज शायद उस दिन 120 पे हुआ, और उसके बाद अचानक इसमें 106 यहाँ पे एक दिन लोड लॉक लग गया। तो हमारे दोस्त का भी हमें वो आया कि यार ये क्या हो गया इसमें, तो हमने तो कहा उसको जी लाओ माल। और हमने भी इसमें, असल में हमने, क्योंकि हम इस वीक में आपको बताया ना ट्रैवल पे थे, तो हमने इस दिन पता क्या किया हुआ था, हमने सुबह सुबह ना हर 1 रुपए नीचे पे ना इसके 100 शेयर्स की बाइंग मिसाल के तौर पे लगाई हुई थी। अब जब हमने शाम को देखा तो सारे के सारे बाय हो गए थे, क्योंकि लोड लॉक लग गया। अगर हमने उस टाइम पे मॉनिटर कर रहे होते तो हम यकीनन लोड लॉक पे और खरीदते इसमें, क्योंकि इसमें सारी बातें आपको पता ही है। अब हम कितनी दफा बताएं ये बात कि शेयर अच्छा हो बुरा हो, चलाते उसको प्लेयर्स हैं, उसमें गेमें डालते हैं। तो ये लोड लॉक वाली हमें गेम ही लगी थी, और साबित इस तरह हो जाती है कि नेक्स्ट डे आप खुद देख लें कि वो उससे नीचे नहीं गया। और हमने तो अपने दोस्त को यही कहा था कि भाई अगर अगले दिन लोड लॉक और लगा ना एक और, मिसाल के तौर पे, तो हम अपने दूसरे शेयर बेच के इसमें खरीदेंगे। और अगर ये 5-6 लोड लॉक लग गए मिसाल के तौर पे, कोई इसका चांस नहीं बनता था, लेकिन फिर भी 5-6 लोड लॉक लग गए, तो हमने कहा हम सब कुछ बेच के ठट्टा में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा अभी भी इस पे कॉन्फिडेंस, और हमारा अभी भी इसमें मुकम्मल तौर पे एग्जिट करने का कोई इरादा नहीं है। हमने अभी भी इसमें रखा हुआ है, और इस शेयर में अभी भी हम अपनी स्ट्रेटजी पे कायम है, क्योंकि अभी भी हमारे पास इसकी क्वांटिटी बहुत मुनासिब है, तो हम उसी स्ट्रेटजी पे कायम हैं। और जैसे हमने आपको बताया ना कि जैसे मिसाल के तौर पे 100-100 शेयर 1-1 रुपए नीचे जाने पे, तो उसके नेक्स्ट 2 दिन में हमने फिर सुबह-सुबह वो लगा दिए कि 1-1 रुपए ऊपर जाने पे 100-100 शेयर बिक भी जाएं। और ये जो सेकंड डे पे जिस दिन 116 पे क्लोजिंग हुई है, इस दिन ये अपर कैप के पास गया था, तो हमारे वो सारे जो हमने खरीदे थे वो सारे बिक गए। तो हमारी काफी बीच में हमारे ट्रेडिंग में हमारे कुछ किए बगैर ही कुछ मुनासिब पैसे यहाँ से निकल आए। और आज भी हमने कुछ लगाए हुए थे और वो बिक गए। अब हम मंडे को देखेंगे, लेकिन ये है कि हमारा तो इसमें अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और इसको हम अभी भी इरादा नहीं रखते। हमारी इसमें अगेन हर क्वार्टर पे इसकी असेसमेंट को रिविजिट करेंगे, लेकिन तब तक इसकी, जब तक अगले क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आते, या खुदा ना खास्ता इसके बारे में कोई बुरी खबर नहीं आती, तो हमारा इसमें से अभी भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और बात यही है ना कि हमने जिस रेट पे लिया हुआ है,
चाहे हमने बीच में से बहुत सारे बेच भी दिए हैं, लेकिन जिस रेट पे इनिशियली लिया था, तो हम बड़े आराम से इसके नीचे जाने पे भी इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यही बात होती है सही रेट पे लेना। अब कोई आज लेने का सोचेगा, आज भी उसको यहाँ से बेनिफिट तो हो सकता है, लेकिन अब खुद सोचे ना, कहाँ पे 33 रुपए का लिया हुआ और कहाँ पे 120 रुपए का लिया हुआ। तो बहरहाल हमारे लिए तो ठट्ठा सीमेंट वॉज गेम चेंजर। नॉट दी ओनली वन, इससे पहले भी हमारी गेम चेंज हुई है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में ठट्ठा सीमेंट अकेले ने हमें इतना माशाल्लाह से कमा के दिया है, जितना शायद बाकी तमाम ने नहीं कमा के दिया उतना मिल मिला के। तो हमारे लिए तो एक गेम चेंजर साबित हुआ है, और हम इसको जप्फी डाल के बैठ गए हैं। और वो जप्फी हमने इसको 33 पे डाली थी, और अभी तक वो जप्फी हमने खोली नहीं है। बीच में थोड़ी सी खोलते हैं, रिजल्ट आने का इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं और फिर वापस डाल देते हैं। तो वो भी खुश तो हम भी खुश। अच्छा यार, ये AHL आरिफ हबीब लिमिटेड वगैरह का इसका जो मर्जर हुआ है, उसके बाद इन्होंने, हमें लगता है कि इन्होंने अपने मर्जर के बहुत क्लैरिफाई नहीं किया कि इनके मर्जर की डिटेल्स क्या हैं, या फिर शायद कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर दिया हो जिसमें बहुत ही तफसील कहीं पे छुपी छुपाई कहीं पे हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि किस तरह हुआ है, कैसे एक्स हुआ है, और जो कुछ हुआ है। बहरहाल अगेन, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें से हमने, आप सबको पता होना चाहिए कि हमें, खासतौर पे जो पुराने व्यूअर्स हैं, कि हमने इसको कहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, और हम इसमें से अपना प्रॉफिट कमा कमू के निकल चुके हैं। अब बाकी जो गेमें शेमें चल रही हैं तो ठीक हैं। अब आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन का रिजल्ट तो आया, बहुत अच्छा आया, आज उसने डिविडेंड भी दिया 7 रुपए का, लेकिन वही बात है कि हम उसकी एंटिसिपेशन में हम तो बना बनू के निकल चुके हैं उसमें से। और अभी लेकिन ये है कि मर्जर के बाद कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि आरिफ हबीब का देखें, अगर आप देखेंगे ना, अगर हमें वक्त मिला तो एनालिसिस अलग से कर देंगे, इनका Q4 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो अब पता नहीं, ये जब ट्रांजैक्शन सारी हो जाएगी उसके बाद इनकी बैलेंस शीट कैसी दोनों की कंपनियों की नजर आएगी। तो हम फिर आमतौर पे ऐसी कंपनियों में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, और फिर अगले रिजल्ट्स आने के बाद देखेंगे। इसी तरह अगर आपने, अभी हम रिजल्ट ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन क्रेसेंट स्टील का इसका हमने जिक्र तो किया था, और लेकिन इसका रिजल्ट देखें बहुत ही बुरा है। तो अब देखें, चल ये भी रहा है, बीच में इसको लोड लॉक लगे एक दो, ये सिर्फ 1 रुपए की अर्निंग आई है। उसके बाद ये देखें यहाँ से, अब ये यहाँ से 127 से 97 पे चला गया था, और इसमें लोड लॉक्स लगे, उसके बाद अपर, उसके बाद ऊपर भी आ गया। लेकिन ये वही बात है कि देखें, जैसे हम आपको कहते हैं ना कि अच्छी कंपनी बुरी कंपनी चलाता प्लेयर ही है, लेकिन हम फिर भी अच्छी कंपनी को प्रेफर करते हैं जिसकी अर्निंग अच्छी हो, कंसिस्टेंट अर्निंग हो, और दूसरी किसी कंपनी को भी अगर प्लेयर चला रहा है तो हम उसकी तरफ ज्यादा नहीं देखते। बीच में इसकी अर्निंग बेहतर हुई थी तो हमने इसमें से थोड़ा बहुत कैश बनाया था, लेकिन जब अब अर्निंग खराब होनी शुरू हो गई है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, चाहे यहाँ से 200 पे निकल जाए। तो हम तो अपने फैसले अर्निंग को देख के करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि शेयर में बहुत मूव बनी हुई है, या फिर किसी का फ्यूचर कोई प्रोजेक्शन कोई नजर आती हो सामने, तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन बाकी हम आमतौर पे अवॉइड करते हैं। बाकी यार, लोग काफ़ी हमें दुआएं भी देते रहते हैं, तो हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, और शायद कुछ उनकी दुआओं का भी असर है कि हमारा पोर्टफोलियो माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर की तरफ ही है अभी भी। इतनी मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आई, उसके बावजूद भी हमारा पोर्टफोलियो ठीक ठाक चल रहा है अभी, नो प्रॉब्लम। अच्छा यार, एक चीज़ अब छोटी सी ये डिस्कस करते हैं कि अब आपको लगता है कि जी 40,000 एक साल पहले मार्केट थी, 1 डेढ़ साल पहले, और अब 90,000 आ गई है, इतनी ऊपर आ गई है, तो ये, हमारे कुछ दोस्त भी यही बात करते हैं हमसे। वो, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, एक हमारा दोस्त वो 67 पे भी कहता था कि मार्केट बबल है, अब फट जाएगा। 75 पे भी उसने यही कहा, और अभी भी उस दिन हमें वो यही कह रहा था। बात ये है कि देखिए, वो बंदा भी फाइनेंस का है, हम भी फाइनेंस के हैं, वो भी फाइनेंस का है, लेकिन सिर्फ फाइनेंस के होने का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट को समझ सकते हैं। जब तक आपको पता ही नहीं है मार्केट है क्या और मार्केट में हो क्या रहा है, या ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर को आप एनालाइज नहीं करते, तो फिर कोई भी बंदा ये समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। और फिर वो लोग भी, अच्छे खासे पढ़े लोग भी, फिर मार्केट को जुआ, जुए का अड्डा कहना शुरू कर देते हैं। अब देखें, अब लोगों को लगता है ना कि मार्केट बहुत ऊपर चली गई है। असल में मसला ये है कि जब मार्केट 40,000 पे थी, तो मार्केट वहां पे होनी नहीं चाहिए थी। शेयर्स इतने ज्यादा अंडर वैल्यूड हो गए थे जिसकी कोई लॉजिक नहीं थी, इलॉजिकल था। अब उसके पीछे
आप ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान वॉज गोइंग टूवर्ड्स डिफॉल्ट, एक ये रीजन होगी जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने पैसा नहीं लगाया हुआ था। रीजन ये हो सकता है, लेकिन हम कई दफा अपनी वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कम लोगों के हाथों में हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, वो टाइम टू टाइम अपना पैसा शिफ्ट करते हैं, कभी प्रॉपर्टी में जाते हैं, कभी डॉलर में जाते हैं, कभी स्टॉक मार्केट में आते हैं। और ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल से सब कुछ चलता है, जहां पे डिमांड ज्यादा होगी, चाहे फेयर वैल्यू कंपनीज की जैसी मर्जी है, जब डिमांड मार्केट में ज्यादा आएगी, पैसा ज्यादा आएगा, तो मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर यहाँ पे ज्यादा पैसा आता रहे, यानी कि जब अब फॉर एग्जांपल अब जैसे इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, तो बहुत सारे लोग जो बैंकों में रखते हैं वो भी स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे। तो जब यहाँ ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो फिर शेयर्स अपनी फेयर वैल्यू से भी बहुत ऊपर चले जाएंगे। ये हिस्ट्री में होता रहा है। और जिस तरह वैसे भी होता है कि जब हम आपको कहते हैं कि भाई एक शेयर जब नीचे जाए तो उसकी कोई हद नहीं होती कि कहाँ तक उसको नीचे ले जाया जाए, इसी तरह एक शेयर को ऊपर जाए तो कोई हद नहीं है उसको कहाँ तक ऊपर ले जाए। तो इसी तरह जब स्टॉक मार्केट को 40 पे रखा हुआ था, वो इतना नीचे नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई उसकी लिमिट नहीं थी कि वहां तक ले गए। और अब लोग जब कह रहे हैं कि हाई हो गया, हाई हो गया, हाई हो गया, लेकिन जब ऊपर ले जाने की नियत कर चुके हैं ना ये लोग, तो कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक लेके जा सके। अब ये हर एक की अपनी अपनी असेसमेंट है कि कब तक वो मार्केट में बैठना चाहता है और कब तक उसको लगता है कि ऊपर जाएगा। और हमें तो यही लगता है कि ये रिजीम, अगेन वही बात है कि ये रिजीम चलती रहे, खसूसन मिलिट्री रिजीम चलती रहे, और दुनिया में कोई बड़ा मसला ना हो, और पाकिस्तान में कोई बड़ा खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफत ना हो, बड़ी मसले वाली कोई बात ना हो, पॉलिटिकल ऐसे थोड़ा स्टेबल रहे। तो ये अगले 2 सालों में ये अगेन वहां पे जो हम पहले बात कर चुके हैं, जहां तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, वहां तक जा सकते हैं। तो हम तो लेके बैठे हैं, और हम अब डिविडेंड वाले शेयर्स काफी ज्यादा ऊपर निकल गए हैं, तो अब हम फोकस होगा हमारा प्राइस अर्निंग वालों पे, क्योंकि वो भी आहिस्ता आहिस्ता फिर अब अपनी प्राइस के मुताबिक फेयर वैल्यू को तो टच करेंगे ही, और फेयर वैल्यू से ऊपर भी जा सकेंगे। बट लेट्स सी। और इस तरह होता रहेगा कि बीच में कई दफा बड़े डिप्स भी आ सकते हैं, ताकि लोगों को डराने के लिए कि भाई ये मार्केट का बबल फटने लगा है, और लोग ट्रेडर्स खसूसन वो एग्जिट करते जाएं, और फिर अचानक एक दिन फिर इस तरह की तेजी आ जाए, फिर लोग ये 1800 पॉइंट्स मिस करके जब तेजी आएगी फिर एंटर होंगे, फिर अगले दिन डिप आ जाएगा बड़ा, फिर उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तो वो बिल्कुल कमा नहीं पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। तो अब चल के जी सवालों जवाब देख लेते हैं कि इस हफ्ते में लोगों ने क्या क्या सवाल किए। अच्छा जी, मच थैंक्स, प्लीज हैव योर व्यू ऑन KOHTM एंड इमेज रिजल्ट्स एंड फ्यूचर। अच्छा, इसको देख लेंगे। वैसे यार कोहार्ट के जो है ना कुछ क्वार्टर से रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ शेयर्स को हमने कवर करने का सोचा था, तो अगर टाइम मिला तो देखते हैं। सर प्लीज LMSM कब बताएं, मेहरबानी होगी। ये कौन सा है जी? LMSM लैंडमार्क स्पिनिंग। यार इसका तो कोई डिफॉल्टर है, कुछ चल नहीं रहा। अब ये पता नहीं क्यों आई है इसकी EPS, और प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। चलो देखते हैं यार, अगर टाइम मिला तो। अभी तो हमने इसको बिल्कुल चेक नहीं किया हुआ, और अभी और यार इमीडिएटली तो देखना मुश्किल है। आप इसके अकाउंट्स खुद तब तक स्टडी करके देखें, उसमें कोई जिक्र होगा कि क्या चक्कर हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ FFC एंड FFBL पोस्ट मर्जर एंड वेयर डू यू सी बोथ ग्रोइंग कंपनीज इन हार्मनी। यार फेयर वैल्यू देखें, हम असल में जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं ना, उसकी हम वैल्यू बेसिकली उसके हिसाब से करते हैं, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। तो आप इसको यही देखें कि अभी जो इसकी अर्निंग आ रही है, क्योंकि देखें जब वो मर्जर हो जाएगा तो उसकी वजह से डायरेक्टली उस मर्जर से तो अर्निंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो मर्जर होता ही उस हिसाब से है ना कि वो शेयर्स भी बढ़ जाएंगे और दोनों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो सिर्फ मर्जर की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, लेकिन जाहिर बात है अगर ये अपनी उसकी वजह से कुछ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आएंगी, कुछ ऑफिसेज हो सकता है कम कर दें, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग कम कर दें, तो वहां से इनकी अर्निंग में इजाफा हो भी सकता है। लेकिन अभी जो FFC की चल रही है अर्निंग,
उसी की असेसमेंट करके देखते हैं तो 40-45 रुपए की अगर उनकी अर्निंग कंटिन्यू रहती है साल की और 35 रुपए का डिविडेंड देते हैं, तो अभी तो उसका मतलब इस हिसाब से देखें तो डिविडेंड यील्ड तकरीबन उसकी 12-13% बनती है। और जब आहिस्ता-आहिस्ता अभी से ये बातें हो रही हैं कि 1 डेढ़ साल बाद इंटरेस्ट रेट हो सकता है सिंगल डिजिट में भी आ जाए, तो उस हिसाब से तकरीबन 10% डिविडेंड यील्ड जब तक इसकी जहाँ तक रहेगी, तो वो इसकी हमारे मुताबिक अगले 3 सालों के लिए एक फेयर वैल्यू होगी कि वहाँ तक इसको जाना चाहिए। अगले 3 सालों में अगर मार्केट ऊपर जाती रहे, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो उस हवाले से देखा जाए तो अगले 3 साल में इसकी जो फेयर वैल्यू है वो तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी जो चलती रहती है तो 325 से 350 के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन अगेन वही बात है जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे तो फिर ये डिविडेंड यील्ड्स कई दफ़ा इतनी मैटर नहीं करेंगी, वो शेयर्स को अपनी फेयर वैल्यू से भी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो बाकी हार्मनी में जब वो करके ये वक्त ही बताएगा कि कितना होगा, उसके ऊपर कोई प्रिडिक्शन अभी नहीं की जा सकती। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगेन हमने शायद अपनी वीडियो में जिक्र भी किया था, हम तो इस टाइम पे एंग्रो की कंपनी से निकल के हमने अपना जो फर्टिलाइज़र वाला है पोर्शन वो हमने एफएफसी में एफएफबीएल वगैरह में दोनों में अभी रखा हुआ है, बट फ्यूचर में देखेंगे क्या करना है। और अगेन यही एक असेसमेंट होती है, उसके बाद हम तो 2-3 साल के होराइजन में असेसमेंट करते हैं। कई दफ़ा वो प्राइस कंपनी 2-3 महीनों में अचीव कर लेती है। जैसे हमने जब एफएससी की वीडियो बनाई थी 180 पे और हमने कुछ उसके एस्टिमेट्स लगा के कहा था कि भाई 3 साल में इसकी 250 तक वैल्यू हो सकती है, तो वो 3 महीने में हो गई थी। तो ये तो कोई पता नहीं होता यार। प्लीज़ कुछ कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट कर दें। अरे भाई और कितनी करें, हर वक्त तो हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे होते हैं। एक हमने जो वीडियोस बनाई थी 45 शेयर्स की, तो अगर उसका वक्त मिला तो उसके ऊपर अपडेट बना लेंगे। लेकिन देखें लॉन्ग टर्म के लिए अगर सिंपल देखा जाए तो वो तमाम कंपनीज जिसकी डिविडेंड यील्ड 12-13 प्लस बनती है, और जाहिर बात है जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेहतर है, वो देखें। और वो तमाम कंपनीज जो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी शो कर रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में जिनकी ग्रोथ है और उनकी प्राइस अर्निंग 5 से कम है, तो इस क्राइटेरिया को देख के आप खुद भी अपनी रिसर्च करनी शुरू करें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, पेस पाकिस्तान का शेयर कैसा है, ज़रा इसके बारे में बताइए। शुक्रिया। यार भाई आप बहुत लेट हो गए हैं, हमने तो इस शेयर के बारे में 3 रुपए पे आइडेंटिफाई किया था और हम इसमें से 3 से 6 पे अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर ली जितना भी हमने इसमें किया था। अब यहाँ से भी हो सकता है ऊपर निकल जाए, लेकिन हमने इसमें से एग्जिट कर लिया है। हमारी 3 पे एवरेज बाइंग थी और 6 पे एवरेज सेलिंग, हमने कुछ 8 पे भी सेल किया था। और इतना अफसोस होता है हमें लोगों पे ना जो आंखें बंद करके बैठे होते हैं। इसका ईयर एंड का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया था ये, उससे पहले 8 पे जाके 6 पे आ गया था और रिजल्ट के बाद शायद फिर ऊपर गया था। लेकिन इतना अफसोस होता है हमें लोगों की अकल पे, सोच पे, जो यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के कई एनालिसिस कर रहे होते हैं। हम तो लोगों की बात सुनते रहते हैं बेसिकली ताकि हमें न्यूज़ का पता लगता रहे कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन वहाँ पे कई इतनी चवल एनालिसिस हमारे सामने आते हैं ना यार, कि वो वहाँ पे लोग ईयर एंड का एनालिसिस, ईयर एंड का रिजल्ट आया और कह रहे हैं जी क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया इसलिए जी ऊपर जा रहा है। अब इसका तो रिजल्ट बहुत खराब आया था फोर्थ क्वार्टर का, यानी कि अगर हम सिर्फ बात करें फोर्थ क्वार्टर की ईपीएस इसकी बहुत ड्रॉप हुई थी। हमने तो इसके सेकंड और थर्ड क्वार्टर की ईपीएस देखी थी और फिर उसकी बेसिस पे असेसमेंट किया था और आइडेंटिफाई किया था। ये जरूरी नहीं है कि आपको साल के एंड का इंतजार करना हो, ये आपको टाइम पे देखना होता है कि क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो रही है कि नहीं। और वो हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखना होता है, ये नहीं कि एक साल के बाद वाले रिजल्ट्स देखें। कई दफ़ा इसमें गड़बड़ भी हो जाती है कि कुछ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टरली रिजल्ट्स में ज़्यादा होती है और साल के आखिर में ख़राब हो जाती है क्योंकि वो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, उसमें कुछ गलतियां पकड़ी जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने असेसमेंट करनी हो तो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट को जायज़ा लें, और खसूसन जो एस्टेब्लिश कंपनीज हैं उस पर आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे होंगे। तो इतना हमें कई दफ़ा दुख होता है कि यार मतलब लोग कोई अहमियत ही नहीं देते क्वार्टरली अकाउंट्स को और सिर्फ एनुअल रिजल्ट पे बताते हैं कि भाई ये अच्छा आया इसलिए ऊपर गया या बुरा आया इसलिए नीचे आया। तो हर क्वार्टरली रिजल्ट का जायजा लेना हमारे मुताबिक बहुत ज़रूरी है। और Q125 का रिजल्ट भी इसका मुनासिब आया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस रेट पे ख़रीदा जा सकता है। लेकिन हमने आपको बता दिया कि हमने इसको 3 पे ख़रीदा था और हमने इसको 6 पे निकाल दिया है और अभी हमने इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। बहरहाल आप देख लीजिए अगर आपको अभी भी सही लगता है। Q1 के रिजल्ट्स बुरे नहीं आए। वेरी गुड एनालिसिस जी, थैंक यू। काइंडली मेक अ वीडियो ऑन TP LPN। नहीं यार, TPL वाले जो है ना ये सारे
हमें इनसे जो है ना हमारा वो दिल चढ़ गया था, इन्होंने झूठ बोला था कि हम शेयर्स बायबैक करेंगे, फिर बायबैक भी कोई नहीं किया। तो हम ऐसी कंपनीज को, ऐसे ग्रुप्स को हमें पसंद नहीं। जैसे गनी ग्रुप वालों ने बिल्कुल सही काम नहीं किया, शेयर होल्डर्स को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो हमने उनको देखना ही छोड़ दिया। इसी तरह टीपीएल वालों से भी हम बिल्कुल, हमारा इरादा इनकी तरफ से उतर गया है। इरिस्पेक्टिव के कल ये शेयर्स ऊपर चले जाएं तो आप अपनी असेसमेंट जरूर कर लें, लेकिन हमारा जैसे कहते हैं ना, हमें वो ऐसे, हमें लगता है कि ये लोग जो है ना शेयर होल्डर्स को मैनिपुलेट करके नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम फिर अवॉइड करते हैं। वैसे निशात ग्रुप भी करता है, लेकिन उनके चलो शेयर्स कमा तो रहे हैं ना यार, कुछ तो चलो कर रहे हैं। शेयर्स में मैनिपुलेशन तो चलती है, लेकिन कंपनी उनकी जो पावर सेक्टर वाली खासतौर पे कमा तो रही है ना, तो हम उसको देख लेते हैं। लेकिन ये लोग ना तो कमाते हैं, ना किसी को फायदा पहुंचाने देते हैं। इनकी अपनी ही कंपनी जो है, इनके शेयर्स में वो बाइंग सेलिंग कर रही होती है, तो हम तो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं करते अब। लेकिन जब प्रॉपर्टी में बूम आएगा तो टीपीएल वगैरह ये आगे चल सकते हैं। इसलिए अगेन आप अपना फैसला इसमें खुद करें, हमने इनको देखना छोड़ दिया हुआ है। भाई शुगर सेक्टर के ऊपर एक एनालिसिस कर दें, आपने शाह मुराद पर अच्छा एनालिसिस की थी, अल नूर शुगर क्यों नहीं चल रही यार? शुगर तो मुकम्मल डाउन है ना, इस पे क्या एनालिसिस करें? अब वो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सख्त मुतासिर है। वो तो पिछले साल प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी चल रही थी, शुगर एक्सपोर्ट हो रही थी, इसलिए किया था, वहां से प्रॉफिट भी बनाया। और जब हमें लगा कि सेक्टर अब बैठने लगा है, तो हम निकल गए थे उसमें से। और अभी क्लैरिटी इतनी नहीं है कि जो एक्सपोर्ट हो रही है उससे कितना फायदा मिलेगा। और वो एक्सपोर्ट होनी शुरू होगी अक्टूबर वगैरह से, तो वो ये साल के जो रिजल्ट्स आएंगे हमें नहीं उम्मीद अच्छे आएंगे। तो इसलिए फिर इसमें एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारा इस पे से अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। पीएसओ एंड ओजीडीसी बेस्ट वे पे कुछ बताइए। यार क्या बताएं, बताते रहते हैं, आप पूछे ना क्या। लेकिन ओजीडीसी तो हमने 110 पे आइडेंटिफाई किया था। आइडेंटिफाई क्या करना, मतलब एनालिसिस उसको किया था, आइडेंटिफाई तो लोगों ने 76 पे भी किया होगा। लेकिन बात यह है कि ये शेयर्स वो हैं कि आप बस इनमें लेके ना, पीएसओ के बारे में भी हम बात की हुई है, तो कोशिश आप ये करें कि आप अगर किसी से सवाल करते हैं ना, अगर आपको किसी का एनालिसिस पसंद आता है, तो आप उसकी वीडियोस तमाम देखा करें और गौर से देखा करें। हमारा नहीं, किसी और का आपको पसंद आता है तो उसका भी यही किया करें। ये नहीं कि एक चलते फिरते जो है ना, वो जरा सा एक सवाल डाल दिया, वीडियो भी नहीं देखी, तो जो बातें हो जाती हैं वो बार बार नहीं अब हम कर सकते ना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। टीएचसीसीएल का रिजल्ट आ गया है, एंड जो मटेरियल इन्फो है उसमें दे आर इन्वेस्टिंग इन ट्रैक्टर, इज इट गुड फॉर अ सीमेंट कंपनी, प्लीज डिस्कस। यार जब पावर कंपनी जैसे हबको है, जब वो गाड़ियां बना सकती है, तो सीमेंट कंपनी ट्रैक्टर में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकती? तो अब ये तो हम नहीं कह सकते कि इज इट गुड और नॉट। ये तो वक्त ही बताएगा ना कि इस इन्वेस्टमेंट में से उनको कोई बेनिफिट होता है कि नहीं। लेकिन इट इज अ गुड साइन कि कंपनी कुछ ना कुछ ग्रोथ प्लान कर रही है, यानी कि पैसा इनके पास बहुत इकट्ठा हो गया है, इन्होंने शेयर होल्डर्स को नहीं बांटा। तो देखिए, दो ही चीजें होती हैं, एक होता ये है, और बाहर के मुल्कों में कंपनीज पैसा डिविडेंड बहुत कम देती हैं, पाकिस्तान में हमारी ख्वाहिश ज्यादा होती है कि दिया जाए। लेकिन दो ही चीजें होती हैं, जब कंपनी पैसा बनाए, या तो अगर उसके कोई प्लान्स नहीं है कि उसने उस पैसे से क्या करना है, तो असूली तौर पर उसको डिविडेंड दे देना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर वो कोई ग्रोथ प्लान कर रही है कि वो कहीं और इन्वेस्ट करे और वहां से उसको बेनिफिट मिले, और शेयर होल्डर्स की वैल्यू या अपने शेयर की वैल्यू या कंपनी की वैल्यू और ज्यादा बढ़े, तो वो उस पैसे को वहां इन्वेस्ट करें। तो अगर तो कंपनी इस पैसे से इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी बात है। लेकिन कितना फायदा होगा ये इस टाइम पे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। बट आई थिंक इट इज अ गुड साइन। नया नया इस कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया है, और ये एक पोटेंशियल शो कर रही है, और अभी 2-3 क्वार्टर से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रही है। तो वी शुड बी होपफुल कि ये अपनी परफॉर्मेंस को आगे मेंटेन करेगी। 1-2 क्वार्टर्स में तुक्का लग सकता है, लेकिन अगर 2-3 क्वार्टर निकल जाए, चौथा क्वार्टर अगला भी खास तौर पे आ जाए जिसमें ऐसी ही परफॉर्मेंस है, तो फिर हमें इस पे थोड़ा सा अपना ट्रस्ट इनहेंस करना चाहिए। तो इस तरीके से लेके चलना होता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये वक्त बताएगा कि उससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। लेकिन आई थिंक इट इज अ गुड साइन कि अगर आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, के ओ एच सी का टुडे रेट पे बाय करते फॉर एग्जांपल, तो टारगेट क्या करें? डिविडेंड टू वी ऑल नो कुछ नहीं मिलना, नेक्स्ट क्वार्टर पे अपना प्रॉफिट बुक करें बिफोर रिजल्ट। टी एच सी सी एल से इसका केस डिफरेंट है, बिकॉज छठा चीपर रेट पे है। लॉसेस वाले स्टॉक से लॉस बुक करके चलते वी स्टॉक में
बैठना will for sure recover losses. I booked all losses in hub and took risk to buy. देखिए बात ये नहीं होती कि लॉसेस वाले स्टॉक से निकल के लॉस बुक करके दूसरे में चले जाएं। हाँ, आपने असेसमेंट करनी है कि अगर आपको, जैसे हमारी असेसमेंट हबको के बारे में जब उसका वो एग्रीमेंट हुआ तो वो चेंज हो गई, और फिर हमने असेसमेंट ये की कि यार अब हमें नहीं लगता कि अब ये वापस अपने लेवल पे 150 160 पे चला जाए। जाने को जा भी सकता है, लेकिन असेसमेंट ये थी कि अब जाना शॉर्ट टर्म में खासतौर पे मुश्किल है। तो फिर हमने अपना लॉस बुक कर लिया, और वहां पे अगर आप यही कहना चाह रहे हैं तो देन दैट्स फाइन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये है कि फिर भी आपको तैयार होना चाहिए कि ये भी हो सकता था कि हम बेच देते और फिर जैसे आपने उसके बाद ठट्ठा लिया, लेकिन ठट्ठा ना चलता और हबको चल जाता। तो उसके लिए बस अपने डिसीजंस पे वो आपने तैयार रहना है कि भाई डिसीजन का जो भी आउटकम निकलेगा आप उस पे खुश हैं। और लेकिन ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, अगर हमारी असेसमेंट चेंज हो जाए, हमें किसी शेयर से उम्मीद कम हो जाए, तो इट्स बेटर कि आप उसको बेचें और उसमें से फिर आप किसी ऐसे शेयर को देखें जो आपको लग रहा हो कि यहाँ से बेहतर हो सकता है। अब कई लोगों की ये आदत होती है कि किसी एक शेयर से उनको लॉस हुआ है तो कहते हैं नहीं भाई मैंने उसी शेयर से रिकवर करना है। अब जिसने हेस्कोल के बारे में सोचा होगा, उसने 300 पे खरीदा होगा और सोचा होगा कि मैंने सब कुछ हेस्कोल में से ही रिकवर करना है, तो उसका क्या हुआ होगा? जिसने डब्ल्यूटीएल में लॉस किया 4 रुपए पे खरीद के और उसने सोचा कि मैं इसको रखूंगा अब 4 रुपए आने पे, तो उसका क्या हाल हुआ होगा? तो ये बात है कि असेसमेंट को कंटिन्यूस बेसिस पे रिवाइज करना, उसके बेसिस पे फैसले करने हैं। और बल्कि हमने देखा है कई कई एनालिस्ट भी होते हैं, वो भी आगे से कहते हैं, वो कहते हैं कि यार अगर आपको इस शेयर में ज्यादा लॉस नहीं हो रहा, कोई कोई बंदा शेयर के बारे में पूछता है तो आगे से कहते हैं कि भाई अगर आपको इस शेयर में ज्यादा लॉस नहीं हो रहा तो आप बेच दें, अगर ज्यादा लॉस हो रहा है तो आप उसको होल्ड करें। भाई ये क्या लॉजिक हुई? आपने ये देखना है कि क्या आपके लॉसेस उस शेयर से आपकी असेसमेंट के मुताबिक रिकवर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो आप बैठें, अगर नहीं हो सकते तो 50% लॉस भी बुक करना पड़े तो कर लिया जाए। क्योंकि ये ना हो कि वो 50% लॉस, भाई आपको लॉस इतना ज्यादा हो गया है, अब आप बैठे ना इस शेयर में, पता लगे कि वो 90% लॉस पे चला गया है, तो अगर वो शेयर ही मतलब बिल्कुल फारिग हो गया है। तो कई दफा लोगों के ना हमें समझ नहीं आती कि जो यूट्यूब पे बैठ के कई दफा ना लोगों के सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, तो वो क्या सोच के जवाब दे रहे होते हैं, कई दफा समझ नहीं आती हमें। देखिए असेसमेंट, अब हम भी जवाब देते हैं, कई दफा हमारा जवाब भी किसी को पसंद नहीं आता होगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि असेसमेंट की कोई ना कोई बेसिस होनी चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि भाई ये प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है इसलिए हमें पसंद नहीं, या इसमें जो है ना कोई कोई और मसला हो गया हमें इसलिए पसंद नहीं, या कोई भी चीज अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि हम आपको साथ साथ थोड़ी सी बेसिस भी बताएं कि हम क्यों उसको अच्छा कह रहे हैं, क्यों बुरा कह रहे हैं। जैसे अभी हमने वो टीपीएल वगैरह के बारे में बताया कि हमारा उसकी मैनेजमेंट से ट्रस्ट ही उठ गया, तो कोई ना कोई बेसिस जरूर बतानी चाहिए, वरना फिर वो असेसमेंट का क्या फायदा ना। आई बॉट, अच्छा आपने, सॉरी आपने ये भी पूछा था कि वो एचसी का टुडे रेट पे बाय करते, अच्छा टारगेट क्या करें। यार टारगेट तो आपको पता है हम नहीं देते। देखिए हमारा इरादा ये है कि हम इसको थोड़ा सा, ये जो बायबैक पीरियड जब तक चलेगा तो इसमें होल्ड करेंगे, लेकिन इसमें जितना हमारे पास है उसमें, अब किसी दिन इसमें फॉर एग्जांपल 10% ऊपर चला जाता है, किसी एक दिन अपर लॉक लग जाता है, तो उसमें से हम थोड़ा सा अपना 10% शेयर बेच देंगे। थोड़ा सा नीचे आ गया तो थोड़ा बहुत इस तरह ट्रेड भी कर लेंगे, लेकिन बड़े गैप के साथ। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा अब रखेंगे क्योंकि लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट इसका भी काफी मुनासिब आया, साथ साथ बायबैक भी चल रहा है, तो हम इसमें टारगेट प्राइस हमारी कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको, ये जो बायबैक का पीरियड होता है 5-6 महीने का, इसमें हम इसको रखेंगे, और अगर ज्यादा ऊपर निकल गया तो बीच में थोड़ा थोड़ा बेचेंगे भी। क्योंकि अगेन ये भी समझने की बात है ना कि जिस कंपनी का फ्री फ्लोट कम होता जाता है इसका मतलब है मार्केट में उसके शेयर्स कम हैं, तो फिर ऐसे शेयर्स में ना ट्रेडिंग्स कम होती हैं, वो थोड़े स्टेबल भी हो जाते हैं, और कई दफा ऐसे शेयर्स में फिर गेम्स भी बन जाती हैं, यानी कि वो जब उनके फ्री फ्लोट कम हो जाता है तो कोई बड़ा प्लेयर आके उसके शेयर मार्केट से उठा के उसको ऊपर ले जाता है। तो इस किस्म की चीजें, तो टारगेट तो देना, पहली बात है कि वो अलाउड ही नहीं है कि इस यहाँ पे टारगेट दिया जा सके, और दूसरा हम खुद भी टारगेट को इतना ज्यादा नहीं करते। कभी ना कभी हम अपनी असेसमेंट के मुताबिक फेयर वैल्यू के बारे में बता देते हैं, बट अगेन दैट इज नॉट टारगेट। अब अगेन वो अपना अपना सबका फैसला है। अब हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजीज बता देते हैं और वो हमने आपको बता दी है। बाकी ये कि हमने बहुत ज्यादा उसमें नहीं किया हुआ, हमने ज्यादा सीमेंट सेक्टर में हमारे पास अभी भी ज्यादा ठट्ठा में ही है।
I bought Kohi at 38.50, got dividend. I bought more after X from the dividend amount. Now I have average price 30, current is 22, still holding it. What should I do now? यार हम ये आपको नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपने हमारी इसकी पावर सेक्टर का एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देखें जो हमने इसकी लास्ट एनालिसिस किया था। और अगर आपने देखी हैं तो फिर हमें अफसोस है कि आपको हमारी बात की समझ ही नहीं आई। तो अब आप वो जाके वीडियो देखें, उसमें सवाल का जवाब मौजूद होगा। ये वीडियो आप सर्च करें, ये बिल्कुल जब आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुए हैं उससे 2-3 दिन पहले की वीडियो होगी। वो जो 5 आईपीपी के टर्मिनेट हुए हैं, तो आप जाके चेक करें और तवज्जो से वो वीडियो सुने, देखें जो हमने पावर सेक्टर की अपडेट बनाई थी। आपको जवाब वहां से मिल जाएगा। तो यार आज थोड़ा सा थके भी हुए थे यार। वीडियो हमने आज आके बना ली है। बनाई इसलिए है क्योंकि आज ही बनाई है ताकि एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है थोड़ी सी। वैसे तो हमारा ये ओवरऑल होता ही गपशप है, लेकिन आज थोड़ा सा शायद ज़्यादा ही रिलैक्स मोड था। कुछ गपशप की, कुछ शायद बातें थोड़ी इधर उधर की ज़्यादा हो गई। इस टाइम पे दिमाग भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि वही बात है ना कि ड्राइव कर करके थकन बहुत हुई है। तो बाकी देखते हैं यार, अगर कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स का एनालिसिस करने का मौका मिले। बहुत ज़्यादा कंपनीज का इकट्ठा हो गया है, और यही बात है कि हम जैसे बार बार कहते हैं कि आप लोग अगर हमारा कोशिश करें वीडियोस देख देख के हमारे एनालिसिस करने का तरीका सीखें, ताकि आप, क्योंकि वो इतना मुश्किल नहीं होता। और कितने लोग हैं आपको जो कहते होंगे यार एनालिसिस करने का तरीका देखें। ठीक है, वो कई लोग कहते हैं कि आपको सीखना चाहिए और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी हम तो आपसे कहते हैं कि सीखें। और हमें पता है कि आप लोग सीख जाएंगे तो हमारी वीडियो कौन देखेगा। लेकिन फिर भी मकसद ये तो नहीं कि आप लोग बैठ के वीडियो देखें। हमारा तो मकसद ज़्यादा, हमें खुशी तभी होगी कि आप लोग भी सीखें। तो अब देखें, जैसे हम अब ये इतने सारे रिजल्ट्स आए, अगर इन सब का एनालिसिस ना कर सकें और कुछ अच्छे एनालिसिस अच्छी कंपनीज का भी ना कर सकें, तो आप तो बैठे रह जाएंगे। और वैसे भी एनालिसिस करते हुए हमें 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं, हफ्ते के एंड पे ही हम करते हैं। तो आप एनालिसिस करना सीखेंगे तो फिर आपको किसी के एनालिसिस का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप खुद ही समझ लेंगे कि भाई अच्छा, इसका रिजल्ट अच्छा है, अब इसके मुताबिक हमने क्या डिसीजन लेना है। हाँ, फिर दूसरे लोगों की वीडियोस देख लें, फिर आपका एनालिसिस जो है वो रेटिफाई हो जाएगा कि भाई आपने जो सोचा, क्या दूसरे फंडामेंटल एनालिस्ट भी वही सोच रहे हैं कि नहीं। लेकिन यह है कि अगर खुद करेंगे तो फिर आप फायदा उठा सकेंगे। अब जैसे अगर आपने खुद एनालिसिस करके समझा हो, तो आपने देखा कि जैसे कोहार्ट सीमेंट पे वो 420-25 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद फिर 370 पे आ गया, और जब 370 पे आया तो हमने खरीदा। इसी तरह अगर आपने ठट्टा सीमेंट का एनालिसिस खुद किया हो, आपने समझा उसको, तो जब उस दिन उसको लोड लॉक लगा, तो आपको भी ये समझना चाहिए कि भाई ये तो रिजल्ट अच्छा है और लोड लॉक लग रहा है, इसका मतलब ये तो कुछ गेम डाली जा रही है, तो ये तो बाय किया जा सकता है। तो हमने तो, जिसे कहते हैं ना, हम तो बड़ा मजा किया। हमने तो कहा जी और लोड लॉक लगाओ तो हम और माल डालें इसमें। तो ये तो तभी होता है ना कि आप खुद से एनालिसिस करें। सिर्फ आप हमारी बात सुन के भी ना किया करें, क्योंकि कल को अगर कभी हमारा एनालिसिस खराब हो गया तो वही बात है ना, फिर दोनों ही लगे जाएंगे। तो लेकिन फिर भी आप लोग भी थोड़ा सा सीखें, ताकि आपको हमारा एनालिसिस का इंतज़ार ना करना पड़े। और अब बक बक काफ़ी हो गई, तो फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज तो जी अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद भी कुछ इजाफा होने लगा है। वो एक किसी भाई ने लैंडमार्क स्पिनिंग का पूछा था, और टाइम नहीं था, तो वीडियो अपलोड होने से पहले हमें थोड़ा टाइम मिला। हमने कहा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब ये उस भाई की किस्मत है कि अगर उसने वीडियो आखिर तक देखी होगी तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, वरना फिर अब अपनी मर्जी, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा बीच में देखते हैं तो फिर अब हम उसका तो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अच्छा जी, तो ये है जी लैंडमार्क स्पिनिंग। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये बहुत ही नीचे रहा। ये टेक्सटाइल स्पिनिंग के अंदर आता है, और अचानक यहाँ से ये 11.75 से ये कोई 50 के आसपास गया, फिर गिर के आधा रह गया, और फिर वापस अब 32 पे आया है। अपर लॉक लगा है 1-2। अब इसके जो रीसेंट रिजल्ट हैं, अगर इसका हम ये देखें, ये दिसंबर का इसका रिजल्ट है। तो इन्होंने उसके दिसंबर का नहीं, सॉरी,
हाफ ईयर वो एनुअल रिजल्ट था जो जून में आया था, तो वहां पे तो ये कंपनी हैवी लॉसेस में, इसकी एक्विटी ही नेगेटिव में नजर आ रही थी। और अगर इनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में वहां पे बड़े अरसे से कुछ अपना बता रहे हैं जिक्र कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके साथ इनका रिवर्स मर्जर हो रहा है। रिवर्स मर्जर से हम ये अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि ये बेसिकली बड़ी कंपनी है। ये देखें ना, फ्यूचर प्लान्स लिव इन फार्मास्यूटिकल एंड अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी बड़ी कंपनी होती है, अनलिस्टेड कंपनी छोटी कंपनी होती है। और अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस रिवर्स मर्जर द कंपनी विल बिगिन ऑपरेशंस अंडर द मर्ज्ड एंटिटी। तो वो अब बड़ी कंपनी जब छोटी कंपनी में जम हो जाए तो प्रॉब्ली इसको रिवर्स मर्जर कहते हैं। तो बहरहाल ये उसके साथ मर्जर इसका हो जाएगा और फिर ये एक फार्मास्यूटिकल के तौर पे ऑपरेट करेगी। अब इसके अगर उसके बाद ये जो अभी आए हैं फाइनेंशियल्स क्वार्टरली, इस पे इसकी कोई अर्निंग आई है 12 रुपए की। एक तो पता नहीं रेवेन्यू और डायरेक्ट कॉस्ट है, इसका कोई तफसील नहीं बताई कि ये कहाँ से आया। ये भी कोई इंटरेस्ट वगैरह होगा प्रॉब्ली। लेकिन यहाँ पे अदर इनकम आ रही है 114 मिलियन की, और इसकी वजह से इसकी अचानक लॉसेस से अर्निंग पर शेयर 12 रुपए चली गई। अब अगर नोट नंबर 15 उसने लिखा हुआ है, नोट नंबर 15 में जाके देखें तो ये है जी, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, यानी कि इन्होंने कोई एसेट अपना बेचा है, उससे इनको काफी फायदा हुआ है और वो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको देखते हुए अगर इनकी बैलेंस शीट को देखें तो इनकी बैलेंस शीट में अब जो इक्विटी आ रही है वो आ रही है जी, अचानक वो देखें ना, यहाँ पे थी, ये देखिए यहाँ पे जी नेगेटिव 133 मिलियन थी और अचानक वो पॉजिटिव में 922 मिलियन हो गई है। अब उसमें अब पता नहीं और क्या हुआ है कि लैंड गया है। इशूड सब्सक्राइब कैपिटल 121 मिलियन है, ये 809 मिलियन है। तो प्रॉबली अब इसकी सच्ची बात है बहुत ज़्यादा तफसील हमारे पास नहीं है, ना हम इतना तफसील में इस वक्त स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस कंपनी के शेयर्स कुछ इशू हो गए हों दूसरी कंपनी को, वो जो लिव इन फार्मास्यूटिकल है, कुछ एसेट्स उनके नाम पे ट्रांसफर हो गए हों। अब पहले या दोनों कंपनियां मर्ज होके या बैलेंस शीट नजर आ रही है, तो अभी इसकी क्लैरिटी यहाँ से हमें समझ नहीं आ रही। प्रॉबली ऐसा ही होगा कि दोनों मर्ज्ड एंटिटीज की ये बैलेंस शीट यहाँ पे आ रही है। नंबर 4 नोट पे देखें तो द मर्जर स्कीम इन्वॉल्विंग, हाँ वो ट्रांसफर हो गए हैं सारे। और वो सब ट्रांसफर होने के बाद, मर्जर होने के बाद, इस वक्त इस कंपनी की जो बुक वैल्यू बनती है वो कितनी बनेगी, अब वो भी यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा। ये देखें, अगर 922 मिलियन अगर इनके हैं और 80,000 शेयर्स हैं और पहले इसके 12,000 शेयर थे, तो अब शायद 92,000 शेयर हो जाएंगे, तो 10 रुपए बन रही है। यानी सिंपल सी बात है कि यार इस कंपनी का किसी को नहीं पता कि इसका फ्यूचर मुस्तकबिल में क्या होगा, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। या तो किसी के पास नहीं है, या तो फिर बहुत ही ज्यादा खास लोगों के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है। और ऐसी कंपनीज में फिर बात यह है कि गेमें चलती हैं। अब ये 50 तक गया, अब कोई पता नहीं है दोबारा 50 पे चला जाए, और कोई पता नहीं है वापस 10 पे आ जाए, कोई पता नहीं कहाँ पे जाए कहाँ पे नहीं जाए। तो हम तो सच्ची बात है भाई ऐसी कंपनियों से दूर रहते हैं जिनका कुछ समझ नहीं आ रहा हो। ये यहाँ से 500 पे भी जा सकता है, लेकिन हम ऐसी कंपनियों से दूर रहते हैं जिसका हमें कुछ सिर पैर पता ही ना हो किसमें हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि ऐसी कंपनियों में जब नुकसान होता है तो फिर वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसी कंपनियों में अगर कोई बहुत ही एबनॉर्मल किस्म का, तो ऐसी कंपनियों में कोई बहुत ही एबनॉर्मल किस्म का अगर फायदा नजर आ रहा हो तो उस पर आंखें बंद कर लेनी चाहिए, या हम आंखें बंद कर लेते हैं। क्योंकि अगर कभी नुकसान होगा तो कुछ समझ नहीं आती, और जब इसके अब रिजल्ट्स आएंगे मर्ज्ड एंटिटी के 6 महीने बाद, साल बाद, फिर ही पता लगेगा कि क्या वाकई में कंपनी इस काबिल है कि नहीं। और हो सकता है इसके कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आने हों और उससे पहले बहुत ऊपर निकल जाए, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है तो फिर हम ऐसी कंपनियों में हाथ नहीं डालते। आपके पास इससे ज्यादा कोई बेहतर इंफॉर्मेशन है तो आप उसके मुताबिक अपना फैसला कर लें। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें।
बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।